थोड़ा सा समय है हमारे पास, ज़्यादा है नहीं, तो उसका सदुपयोग करते हैं। देखिए क्या है कि जब कोई भी रोगी हमारे पास आता है तो हमारा पथ्य अपथ्य बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट। और अगर हमें सपोज मान लो कि कोई रोगी आया और वो अम्ल पित्त का रोगी है, तो अम्ल पित्त में कौन से दोष हैं? अम्ल पित्त में कौन से, माइक तैयार रखिएगा और एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, माइक लेकर। तो अम्ल पित्त में कौन से दोष हैं, कौन बताएगा? हाँ बताइए प्लीज, दीजिए इनको। पित्त दोष महान। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कोई बताएगा अगर पित्त है तो आदिपत्तिकर चूर्ण क्यों दिया जाता है? अगर पित्त ही है, जबकि उसमें तो त्रिकटु भी पड़ा हुआ है। त्रिकटु पहला द्रव्य है आदिपत्तिकर चूर्ण का, तो पित्त होगा तो त्रिकटु पड़ेगा उसमें। तो आम पित्त होता है तब हम उसको देते हैं आदिपत्तिकर चूर्ण, क्योंकि वो पाचन करता है पहले, उसके बाद में। किसने कहा है कि शाम पित्त होगा तो देंगे? किस आचार्य ने कहा है? एक आचार्य काश्यप जी ने कहा है कि जो अम्ल पित्त है वो हमारा कफ पित्तज है। तो कफ होने के कारण त्रिभुवन की वो सुशेखर रस आप लोग देते हैं ना, सुशेखर रस देते हैं। सुशेखर रस कब देंगे और कब कामदुधा देंगे, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जब शाम अवस्था होगी तो सुशेखर दिया जाएगा, जब निराम अवस्था होगी तो कामदुधा रस दिया जाएगा। इसीलिए अभिपत्तिकर चूर्ण जो है जब शाम अवस्था है, जैसे इन्होंने कहा। आपका नाम क्या है? खुशबू ने खुशबू फैलाई है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। तो जब इसका देखिए क्या है ना, अभी मैं टॉपिक पे आऊंगा कि चिकित्सा सिद्धांत है कि कैसे क्या किन किन बातों का चिकित्सा में हमें ध्यान रखना चाहिए। ये आपके सभी व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ा हुआ है, सब लोग इसको आप एक बार ओपन करें, मोबाइल सभी के हाथ में है। तो कोई और रास्ता नहीं है आपके पास जिससे आप ये पता लगा सके कि अम्ल पित्त है तो कौन सी सब्जी देना, कौन से फल देना, कौन से ड्राई फ्रूट देना, कौन सा अन्न देना। ये जो है आपके पास कोई उपाय नहीं है अगर आपको उस द्रव्य की दोष समकता नहीं मालूम होगी। कोई उपाय है? बताओ। अम्ल पित्त में मैं आपसे पूछूं लौकी देना नहीं देना, तो आप क्या जवाब दोगे? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और बिना पथ्य के चिकित्सा पूरी अधूरी है। वो श्लोक देखिए क्या लिखा है, आपके मोबाइल पे है श्लोक, कि अगर पथ्य का पालन करना है तो चिकित्सा की क्या जरूरत है, और अगर अब पथ्य का पालन नहीं करना है तो भी चिकित्सा की क्या जरूरत है। पथ्य का पालन नहीं करना है तो संप्राप्ति विकटन नहीं होने वाला, संप्राप्ति विकटन नहीं हो गया तो कोई भी चिकित्सा कारगर नहीं होगी। इसलिए आपको ये पूरा चार्ट टंग पे होना चाहिए। जब भी आप सब्जी खरीदने जाएं, रोड पे जाएं, कोई फ्रूट्स दिखता है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए केला है तो वात पित्त शामक है, कफवर्धक है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। आप ड्राई फ्रूट्स लेने गए, खजूर है त्रिदोष शामक है। आप धनिया लेने गए, धनिया त्रिदोष शामक है। आप कटहल देखा आपने, आपको दिमाग में आना चाहिए त्रिदोष प्रकोपक है। इस तरह से आपके दिमाग में रहेगा तभी आप पथ्य बता पाएंगे रोगी को। और जो पथ्य डाइट चार्ट अगर रोगी को नहीं देता वो संपूर्ण चिकित्सा कभी नहीं कर पाएगा। कभी अगर हेतु जाता रहेगा, निदान परिवर्तन नहीं होगा तो हमारी संप्राप्ति विकटन कभी नहीं होगी और चिकित्सा सफल कभी नहीं हो सकती। आधी अधूरी चिकित्सा हो सकती है। तो इसलिए ये चार्ट आपकी क्लिनिक में जरूर आपके पास होना चाहिए और आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये वात प्रकोपक है। इसका मतलब क्या है? पित्त और कफ शामक है।
ठीक है ना। तो इसलिए ये दिमाग में होना चाहिए। इसमें से अगर आप लोग दोष समकता हटा दें तो ये डाइट चार्ट रोगी के लिए हो जाएगा। आप गुजरात में हैं, गुजराती में इसको ट्रांसलेट कर लें, ठीक है। तो डाइट चार्ट सभी को देना है, पीछे बात नहीं, पीछे लास्ट में। ये समझ में आ रहा है सभी को? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। किसी का कोई क्वेश्चन हो, नेक्स्ट स्लाइड लगाइए, नेक्स्ट लगाइए, औसत मार्क। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। हाँ, माइक दीजिए उनको। सर ये जैसे सब्जियों के आगे लिखा है पित्त कफ, तो सर ये शामक शामक है बेटा, ऊपर लिखा हुआ है शामक है बेटा वो। यानी कि अगर पित्त कफ लिखा हुआ है तो क्या है कि वात प्रकोपक है, पित्त कफ शामक है। इसका सिंपल मतलब यही है, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप, एक बार जल्दी से मोबाइल निकालिए। मैम सही कह रही हैं कि एक बार सब लोग इसको डिटेल में देखिए। जैसे सब्जियां हैं, ये सब बेटा मैक्सिमम भाव प्रकाश जी के अनुसार है। ये हो सकता है भाव प्रकाश निघंटू में सबसे श्रेष्ठ निघंटू है हमारा, तो इसलिए उसको फॉलो किया गया है। हो सकता है आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक जी, वाग्भट जी, थोड़ा मतभेद हो सकता है कई दोषों को लेकर के, ठीक है ना। लेकिन हमें एक को फॉलो करना होगा, किसी को भी। इसलिए जो हमारा शास्त्रोक्त है वही इसमें है, कोई भी अपने मन से लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो सबका रेफरेंस आपको मिल जाएगा। तो जैसे सब्जियां हैं, देखिए आपके पास तो लौकी है, तरोई है, परवल है, टिंडा है। तो टी का मतलब त्रिदोष शामक है, टी का मतलब त्रिदोष शामक है। वात वी से इंडिकेट है, पित्त पी से है, के से कफ है और टी से त्रिदोष शामकता है। जो भी यहाँ भी टी लगा हुआ है, इसका मतलब परवल त्रिदोष शामक हमारे पास सब्जी ऐसी है जो कहीं भी दी जा सकती है, सबसे श्रेष्ठ है बेटा ये, ठीक है ना। तो इस तरह से गाजर है, मूली है, मूली में छोटी मूली जो होती है वो हमारी त्रिदोष शामक है और बड़ी मूली जो होती है वो त्रिदोष प्रकोपक है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। फूल गोभी है, आलू है, प्याज है, इसको रखना कैसे है आप लोगों को? जब भी आपके घर में किचन में खाना खा रहे हैं, आप सब्जी लेने जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, कुछ भी दिखाई देता है तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, अच्छा इसकी दोष समझता ही है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए आपके। तो धीरे धीरे करके आपके वो टंग पे आ जाएगा और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से शाक वर्ग है। देखिए शाक वर्ग के लिए भाव प्रकाश जी ने कहा है कि शाक में सर्वेशु जो है क्या है, उसमें शाकेशु जो है वो क्या है, रोग का वास होता है। क्यों रोग का वास होता है? क्योंकि सरफेस के पास होते हैं, एकदम जमीन के पास होते हैं और वहां से जल्दी जो है वहां पे इन्फेक्शन जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए शाक को अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन तो भी जो लोग खाते हैं शाक, उसमें सबसे श्रेष्ठ शाक कौन सा है? हाँ, आवाज, जीवंती सबसे श्रेष्ठ शाक है। और जो लोग भी बेटा हमारे अश्मरी के पेशेंट हैं, उसमें मोस्टली कोशिश करना चाहिए शाक को बंद करा देना, क्योंकि पालक में जो है हमारा क्या होता है, मोस्टली पालक में और कुछ शाक ऐसे हैं जिसमें हमारा कैल्शियम के जो है वो कैल्शियम पाया जाता है। उस वजह से जो है इसको हमें बंद करा देना चाहिए, मैक्सिमम पालक को। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी शाक हैं, बथुआ को छोड़ करके, बथुआ को क्या कहते हैं शास्त्रों में? हाँ, वास्तुक, ठीक है, श्रेष्ठ शाक है बेटा, ठीक। तो इसलिए जो है हमारा ये त्रिदोष शामक है। तो इसलिए आपको और सारे जितने हैं, क्योंकि ये ड्राई नेचर में है, तो इसलिए सब वात प्रकोपक है मैक्सिमम। तो इसलिए वातक जो हमारा प्रकृति है, तो वातक व्याधि होगी उसकी मैक्सिमम, सामान्यता।
और वातज होगी तो उसको शाक जो है वो अगर खाना भी है तो उसमें घृत मिला करके खाएं आप। इसी तरह से आपके सूखे मेवे हैं यानी ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं, सूखे फल हैं यानी कि बादाम, खजूर। तो खजूर को देखेंगे या छुआरा को देखेंगे आप तो ये त्रिदोष शामक है, ठीक है। और इसी तरह से अन्न की दोष समकता यहाँ दी हुई है। दालों में आप देख लें तो दालें जो है मोस्टली क्या है, वात प्रकोपक है, और एक ही उड़द ऐसी दाल है जो हमारी वात शामक है। इसी तरह से फल है आपके, आंवला है, अनार है मीठा, ये दोनों जो है हमारे त्रिदोष शामक है। बाकी हमारे नाशपाती भी त्रिदोष शामक है। बाकी सब कहीं ना कोई दोष को बढ़ा ही रहे हैं। अन्न में देखेंगे आप तो अन्न में दूध, दही, घी, छाछ, मधु, मटन, चिकन, मछली, अंडा, ये सारी चीजें इसकी दोष समकता यहाँ दी हुई है और यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। त्रिदोष प्रकोपक में कटहल, बेल और सरसों है। बिल्व ही एक ऐसा फल है जो अपक्व अवस्था में यूज होता है और पक्व अवस्था में आचार्य सुश्रुत जी ने, कई सारे आचार्यों ने इसको दुर्जर कहा है कि ये पाक जो है त्रिदोष प्रकोपक कहा है, अपान वायु को बहुत प्रवृत्ति कराने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हमें बेल का शरबत जैसे गर्मी आती है वैसे ही चारों तरफ शुरू हो जाता है। और उसका एक गुण अच्छा होता है कि मल को बद्ध करता है। तो बहुत सारे लोगों को मल बधा हुआ आता है, इसलिए उनको लगता है कि नहीं कुछ तो ठीक चल रहा है। ये तो त्रिदोष प्रकोपक है, वो दुर्जर है, देर से जो है पचेगा और बहुत सारी दुर्गंधित अपान वायु की प्रवृत्ति कराने वाला है। तो उसका सेवन हमें बिल्कुल भी पक्व अवस्था में नहीं करना चाहिए जी। ग्रहणी की अवस्था में बिलवादी चूर्ण है, जितने भी चीजें हैं सब अपक्व हैं। उसको सुखाया जाएगा, अंदर का मज्जा लेकर के उसका चूर्ण बनाया जाएगा, देन वो वहां जाएगा। कोई भी पक्व नहीं है उसमें। जितने भी बिल्व जिसमें भी जहां भी पड़ा हुआ है वो अपक्व अवस्था का ही बिल्व पड़ा हुआ है। पकने के बाद उसका कोई यूज शास्त्रों में ऐसा दिखता हुआ मिलता नहीं है। फिर मसाले हैं आपके, तो मसालों में देख लें धनिया है। ये धनिया ही एक ऐसी वो है जो हमारी त्रिदोष शामक है। बाकी सब जो है किसी न किसी दोष को प्रकोपित कर रहे हैं। तो ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसे कोविड के केस में, कोविड के केस में हमारे पहाड़ों में हॉस्पिटल नहीं है, नजदीक आता बहुत 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर या शहरों में लाना पड़ता है उनको। उस केस में उनको सांस SpO2 कम हो रही है, 84, 85, 89 इस तरह से SpO2 हो रही है, फोन आ रहे हैं, क्या करना चाहिए सर, क्या करें? तो कोई दवा नहीं है, कोई मेडिकल स्टोर नहीं है अगल बगल, रात में 11 बजे फोन है, क्या करेंगे हम बताओ? हम छोड़ दें उसको ऐसे ही कि नहीं हॉस्पिटल लेके जाओ? आप कुछ नहीं करना है, आप करके देखें। और मैंने अपने लेक्चर में भी जब कोविड का हुआ था उसमें भी बताया था। तो उसमें क्या है कि हमारा अगर अदरक का सरस 2 चम्मच लेकर के और उसमें काली मिर्च 3 पीस करके आप डाल दें और उसको दे दें, तो विद इन 10 मिनट 2 से लेकर 8 तक SpO2 आपकी बढ़ जाती है। 2 से लेकर 8 तक SpO2 तुरंत बढ़ जाती है विद इन 10 मिनट में। ऐसा मैंने बहुत सारे पेशेंट में जो है SpO2 बढ़ाने का इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, ये आत्यायिक चिकित्सा है बेटा, ठीक है ना। अभी इमरजेंसी ट्रीटमेंट टाइम मिला तो मैं जरूर रखूंगा आप लोगों के सामने। तो इसलिए ये जैसे अब वहां से आ रहा है कि ड्राई कफ, वातजकास बहुत ज्यादा है। कोविड के केस में क्या था, वातजकास था। इमीडिएट कैसे हम इसको रोकें, कम करें, इसका वेग कैसे कम करेंगे, तो क्या उपाय हो सकता है बताओ? कोई बता सकता है? इमीडिएट घर में घरेलू क्या करें? ऐसा कोई मेडिसिन उसके पास नहीं है। हाँ, उस बच्चे को दीजिए, माइक दीजिए। घृतपान बहुत अच्छा बच्चे, एक बार इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, ताली होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा और हम ठीक कर लें बेटा। कोई भी वातजकास बिना स्नेह के नहीं जाएगी, वात को बिना स्नेह के नहीं जीत सकते।
तेल पिला नहीं सकते। घृत जो है हमारा इजी है, साथ में है, जन्म साथ में है, तो वो ले सकते हैं। तो 2 चम्मच घी लीजिए आप पिघला हुआ, और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक 4 चुटकी डाल दीजिए। सेंधा नमक त्रिदोष शामक है और श्लेष्मा का छेदन करने वाला है, त्रिदोष शामक है वो। तो बीपी आदि में भी कोई कुछ नहीं करने वाला वो। तो सीधा नमक डाल के और उसको पिला दीजिए। और अनुपान में क्या है, हमारा उष्ण जल है, सभी को मालूम है, ठीक है। आप उसको मुहुर्मुहुर, क्योंकि ये जो श्वास है, कास है, हिक्का है, अतिसार है, इसमें जो औसत काल है हमारा वो कैसा है, मुहुर्मुहुर है। मुहुर्मुहुर का मतलब है ये नहीं कि हम 2 बार या 3 बार दिन भर में दे रहे हैं। मुहुर्मुहुर का मतलब है कि हमारा व्याधि का बल देखते हुए हम उसको 2 घंटे में कर सकते हैं, हम उसको 1 घंटे में कर सकते हैं। वो व्याधि का बल कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने कोविड में आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1 दिन में श्वास का चिंतामणि 20 टैबलेट खिलाई है। कितनी 20 22 टैबलेट एक दिन में 24 आवर में खिलाई है। व्याधि का बल बहुत ज्यादा है, तो औसत का बल अगर ज्यादा नहीं हुआ तो व्याधि को हम जीत नहीं पाएंगे। तो आपकी तर्क बुद्धि युक्ति पे डिपेंड करता है कि व्याधि का बल कैसा है और कितना डोज उसकी रखनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 टैबलेट 3 बार यही चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसकी देखिए दवा की कितनी तीक्ष्णता है और कितनी उसका बल है, उसके अनुसार कुछ भी डोज ले जा सकते हैं, कितना भी ले जा सकते हैं। अगर हम बुदंती भस्म सिरासूल में अगर 2 ग्राम दे दें कोई दिक्कत है? शास्त्रों में 1 से 2 रत्ती लिखा हुआ है, सामान्य डोज सभी भस्मों की। अगर हम 1 ग्राम दे दें, 2 ग्राम दे दें, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, प्रमाण पुष्टि है। किसी को हम 1 ग्राम दे दें क्या दिक्कत होगी बताओ? 2 ग्राम दे दें क्या दिक्कत होगी? सत्य विलोय है, कोई दिक्कत नहीं होगी। व्याधि का बल आपका अच्छा रहे तो आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आपकी बुद्धि पे, आपकी डेयरिंग पे डिपेंड करता है। उसमें ये नहीं सोचना कि हमारे यहाँ तो 1 टैबलेट 3 बार, 2 टैबलेट 3 बार, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन आत्यायिक चिकित्सा इसीलिए आत्यायिक है, वो इमरजेंसी है कि व्याधि का बल बहुत ज्यादा है, तभी वो आत्यायिक है। अगर उसके साथ औसत का बल हमारा ज्यादा नहीं हुआ तो हम इमरजेंसी को बिल्कुल ट्रीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप लेंगे औसत मान। एक 5 मिनट का मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ। एक सर जो त्रिफला होता है, त्रिफला, उसके विषय में काफी भ्रम रहता है कि त्रिफला सभी रोगों में दिया जा सकता है, सभी रोगों में काम करता है, और वैद्यों में भी रहता है अगर कोई चीज नहीं मिलती तो त्रिफला दे देते हैं हम। हाँ, देखिए बेटा क्या है ना कि सही मामलों में बहुत प्यारा क्वेश्चन है इनका। अभी हम लोग हरण, बहेड़ा, औले के बारे में अगर डिस्कस करूं, यहाँ पे त्रिफला के बारे में डिस्कस करूं तो 1 घंटा लगेगा मुझे डिस्कस करने में। लेकिन अभी हमें हरितकी के बारे में भी नहीं मालूम कि हरितकी क्या डोज समझता है और कैसे काम करती है। कोई बताएगा? 2 माइक दो इनको बेटा, कोई बताए हरितकी की डोज समझता? बिना दोष समझता के हम दोषों की ही चिकित्सा होती है। विकाराणाम आक श्लोक का जो श्लोक है उसकी टीका पढ़ेंगे आप तो आपको मिलेगा कि उन्होंने व्याधि का जो, चक्रपाणी जी ने कहा है, व्याधि का जो नाम है वो केवल किसके लिए है? व्यवहार ज्ञान के लिए। हमारे पास रोगी आया, हमने कहा अर्धव भेदक है आपको, हमें कोई मतलब नहीं व्याधि से, हमें ये देखना पड़ेगा ये वातज है, पित्तज है, कफज है, दंदज है, त्रिदोषज है, क्या है, इसी की चिकित्सा होगी। अर्धाव वेदक की चिकित्सा नहीं होगी। इसका विशेष ध्यान रख लीजिएगा। जब तक किसी भी व्याधि को दोष समकता पे नहीं रहेंगे कि इसकी दोष क्या है, किस दोष से उत्पन्न हुआ है, तब तक हम उसकी चिकित्सा नहीं कर सकते। हरितकी क्या बताइए, कोई बताए हरितकी की दोष समकता? कफ पित्तशाम। हाँ, कफ पित्तशाम। नेक्स्ट कफ पित्त वात, त्रिदोष समक। वात अनुलोमक और मल को पक्व करके निकालती है। वात अनुलोमक और मल को दोष समकता बताना बेटा, अनुलोमक वर्ण मत यूज करो यार, समकता बताओ। त्रिदोष समक। तो आचार्य चरक जी ने ये क्यों कहा? अजीर्ण रूक्ष भुजा स्त्री मध्य विधि कर्षिता, क्यों कहा? अजीर्ण में नहीं देना,
रुक्ष पूजा में नहीं देना, स्त्री मध्य विष से ग्रसित है व्यक्ति तो नहीं देना, ऐसा क्यों कहा? इधर दूर के बहुत सारे लोग बैठे हैं, माइक दीजिए। हाँ, खड़े हो जाओ बेटा। वात और कफ त्रिदोष समक लिखा हुआ है बेटा उसके लिए। हाँ प्रकाश जी, तो वात कफ कहां से हो गई? वो त्रिदोष समक है सर। उष्ण की होती है तो गर्भिणी और जो पित्त अगर प्रकोप है तो उसमें यूज नहीं करते। हाँ देखो, वो तो और उन्होंने क्वेश्चन पुट अप कर दिया। भाव प्रकाश जी ने कहा गर्भिणी च नारी, पित्त अधिक हो गर्भिणी च नारी। पित्त अधिक है और गर्भिणी है, उसमें भी हरित की नहीं देंगे। इनको दीजिए माइक। अब बताओ ये त्रिदोष समक कैसे समझे? कोई बताए? सर है तो त्रिदोष शाम होती है, लेकिन हरित का वृक्ष गुण ज्यादा होता है, तो वृक्ष गुण की वृद्धि के कारण हम ऐसे मार्गगमन करना वो त्रिदोष समकता बताओ मुझे बेटा। और ये जो बात कही उन्होंने वृक्ष पूजा अजीर्ण, ये अजीर्ण क्या है? कौन से अजीर्ण में नहीं देने वाले हरित को, या सभी में नहीं देंगे? और सभी नहीं देंगे तो त्रिदोष समक क्यों कह दिया उन्होंने? क्वेश्चन मेरा इतना सा है। ऐसे एक अंशांश से विचारे तो अजीर्ण में कोई भी दवा नहीं देनी चाहिए। हाँ, अजीर्ण में कोई भी दवा नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले जैसे एक विष्टब्धा जीर्ण का आया पेशेंट, दवा नहीं दोगे? बताओ, विष्टब्धा जीर्ण का एक पेशेंट है आपके पास, सर दवा नहीं दोगे आप? अभी सर सब एक दवा देते हैं, लेकिन ऐसा ही लिखा है कि अजीर्ण में कोई भी। मेरा बच्चा समझो, आम अवस्था कैसी है? लंघन कराओगे विष्टब्धा जीर्ण में, वातज में? लंघन अगर दवा नहीं दोगे तो लंघन कराओगे, लंघन कराओगे वातज में? कोई बताए तो क्या करोगे? आम पाचन कराएंगे ना सर। आम पाचन औसत तो दे रहे हो ना बेटा, तो वो सर इसकी तो हरित की दे कि ना दे बताओ? हरित की सर अजीर्ण में तो नहीं देनी चाहिए। तो किसी भी अजीर्ण में वातज पित्तज के बाद तो त्रिदोष समक क्यों कहा उसको? ऐसे सर मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अभी देनी नहीं चाहिए, लेकिन सब दे रहे हैं। नहीं 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 बेटा, मेरी बात क्वेश्चन सुनो मेरा। हाँ नेक्स्ट बताओ बेटा। ठीक है, अच्छा है सर जैसे हमको पता है हरित की जो है पंचरस वाली है। हाँ। तो भाव प्रकाश जी ने स्पेसिफिकली बताया है कि जो मधुर रस है, सॉरी मधुर विपाक बताया है उसका भाव प्रकाश में, और जो 3 रस वात का समन करने वाले हैं उनके हिसाब से वो वात का समन करेगी। फिर जो 3 रस कफ का समन करते हैं। नहीं, वो सब बहुत अच्छा है बेटा, आपका डिस्क्राइब बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है। अजीर्ण इन्होंने कहा अजीर्ण में मत दो, तीनों अजीर्ण में मत दे, तो त्रिदोष समक किस बात की? नहीं सर, तो हम हमारे पास अनुपान भी तो है, उसका यूज करके अनुपान हटा के रखो, अभी अनुपान बाद में आएगा। उन्होंने अनुपान के लिए नहीं कहा, किसी के लिए हर एक चीज के लिए अनुपान लगा के कहें क्या? बिल वो ये दोष समकता है, फिर कहें अनुपान के अनुसार है। उसकी दोष समकता का मतलब वो व्यक्ति, वो द्रव्य दोष समक है। समझ रहे हो मेरी बात? बुलेट ही है। कौन सी दोष समकता है? पित्त वात समक या वात पित्त समक, अलग अलग आचार्य कफ वर्धक है। तो यहाँ अनुपान क्या करें इसका? क्यों करें अनुपान? अभी अनुपान को दूर रखो और कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो सर हम दे सकते हैं ना उसके जीर्ण के हिसाब से? क्या अजीर्ण में दे? वातज अजीर्ण में दे? वात में नहीं देना। ये चरक जीर्ण में कहा, तो त्रिदोष समक क्यों कह रहे हो? फिर आप बैठ जाइए, टाइम लगेगा, समझाता हूं मैं। उल्लेख किया गया है एक बार। जी सर। जैसे हरित की बातें समान कारणी, ये भी उसको उपमा दी गई, और ऋतु हरित का प्रयोग करके दोषा रूप उसका हम ऋतुओं में सेवन करा देगा, प्रावधान भी इसमें। हाँ वो ठीक, हाँ वो ठीक है। सामान्य रूप से वो ऋतु हरित की ठीक है, ऋतुओं के अनुसार। मेरा कहने का मतलब कोई द्रव्य है, उसकी एक दोष समकता है। वो दोष समकता क्या तभी बनेगी जब हम उसका अनुपान सहपान यूज करेंगे, या खुद में वो ऐसी दोष समकता है। भाई मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, चलो अभी रुको, उदाहरण नहीं देता। हरित की पंचरसा आ लवणा तो परम, ठीक। त्रिदोष समक कहा गया इसको आगे। त्रिदोष समक का मतलब क्या है बेटा? ऑफ करो बेटा, उसको ऑफ करो। त्रिदोष समक का मतलब ये है, 63 भेद पढ़े दोषों के, 63 भेद, अलग अलग, एक उल्वण होगा, एक मध्यम होगा, एक हीन होगा, ऐसे प्रकोपित होता है दोष।
दोष कभी भी ऐसे नहीं होगा 35% ये, 33% ये, 33% ये। त्रिदोष सामक का मतलब 33% वात सामक, 33% ये, 33% ये नहीं है। जो उलवण कहा गया, ये उलवण है, ये मध्यम है, ये हमारा हीन है, अल्प है, ये प्रकोपित ये है। हरित की जो है बेटा वो कफ है, पित्त है और वात है। जो उस बच्चे ने पूजा ने बोला उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कफ इतना हुआ, पित्त इतना हुआ, वायु इतनी हुई। तो ऐसा कोई रोगी आएगा हरित की देंगे चलेगा, वायु ऐसी हो गई विष्टब्धा जीर्ण है नहीं चलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक केवल विष्टब्धा जीर्ण में कभी नहीं चलेगा, चलाना है। अब आपको क्या करना है, घृत लेकर के आइए आप, उसकी दोष समकता देखिए, अब उसको वायु को पकड़ लेंगे आप। इसीलिए उन्होंने उस दूसरे नंबर पे कहा भाव प्रकाश जी ने, पित्त अधिको गर्भिणी च नारी। ये पित्त अधिको, अब त्रिदोष समक की बात है तो पित्त अधिको को कहा क्योंकि इतना पित्त पकड़ेगा वो, इतना नहीं पकड़ेगा वो। बात समझ में आ रही है? मध्यम पित्त होगा तो वो ले लेगा, अगर पित्त उल्वण हुआ तो नहीं लेगा वो। और गर्भिणी में तो वैसे भी पोषण औषधियां नहीं चलती हैं। इसलिए कोई भी दोष समकता है, त्रिदोष समक है। हम कहते हैं कफ पित्त समक है। बहेड़ा कौन सा दोष समकता है? कोई एक बताए, माइक मत देना, वहीं से बता देगा, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, कफ शामक। कोई और वहीं से बता दे, माइक रहने देना बेटा, छोड़ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। वहीं से बताओ फटाफट जल्दी से। कफ पित्त शामक है। जिस दिन हम हरण, बहेड़ा, आंवला और त्रिफला को ही जान ले, त्रिकटु को ही जान ले, बहुत अच्छे वैद्य बन सकते हैं। हमें हरण, बहेड़ा, आंवला भी नहीं मालूम है। अब विविधता को यूज कैसे करें अगर बहेड़ा, बड़ी की दोष समकता नहीं मालूम है मेरे को। अब वात प्रकोपक है तो वात प्रकोपक में बहेड़ा उठा के दे दो आप, देखो काम कैसा होगा। और त्रिफला कौन सा दोष समकता है? त्रिफला कफ पित्तग्नि, कफ शामक नहीं है बेटा, कफ पित्तग्नि कहा गया। में कुष्ठ हरा सरा, तो कफ पित्तग्नि है वो। इसलिए मार्केट में जो लोगों को अजीर्ण होता है जाते हैं त्रिफला लेके आ जाते हैं, और मोस्टली वृद्धावस्था वाले लोग वो यहाँ से तो ठीक कर लेते हैं लेकिन वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आता। जैसे बेल का जूस पीने के बाद सबको अच्छा ही फील होता है, यहाँ से जो फीडिंग है वो गड़बड़ है, इससे ठीक ही होगा। ऐसा भाव हमारे अंदर पहले से ही है तो कुछ तो दिखाएगा वो। इसलिए कफ पित्त तक नहीं है। अब त्रिदोष सामक बनाना है, अब ओल्ड एज का व्यक्ति ले आ रहा है, उसको अजीर्ण है, त्रिफला सब जगह चल रहा है, और ओल्ड एज में वैसे ही वायु बढ़ी हुई है, वृद्धावस्था है, तो वाता जीर्ण होने के वैसे चांसेस है, और कोई वात प्रकृति का हुआ तो और उसकी हालत खराब होने वाली है, मन और कठिन हो जाएगा, वायु को कुपित कर देगा। तो इसलिए उसको घृत में भर्जित करिए और फिर जो यूज त्रिदोष सामक बना लीजिए आप, फिर आप त्रिदोष सामक बना लेंगे और उसको फिर कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए त्रिफला कहाँ यूज करना ये आप लोगों को अच्छी तरह से आना चाहिए, नहीं तो हरण, बहेड़ा, आंवला भी सही तरीके से हम यूज ही नहीं कर पा रहे उसका। त्रिदोष सामक का मतलब उसका उल्वण मध्यम और अल्प है। इसीलिए त्रिदोष जो 63 भेद दिए उन्होंने अलग अलग, एकल बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, द्वंद्वज बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, त्रिदोष तीनों होगा, सन्निपातज होगा तो कैसे होगा, ये उन्होंने इसीलिए दिया है कि वहां सेटिंग करनी है ले जाकर के। एक गेम आता था ना जिसमें बहुत सारे नाम लिखे होते थे, बच्चों के लिए गेम आता है, और उसकी कटिंग होती थी, उस स्टेट का कटिंग होती थी, उसी जैसे नक्शा होता है, उसको सेट करना होता है उठाकर, ऐसे सेट हो जाता है उस जगह। दूसरा कुछ सेट करोगे सेटिंग नहीं होगा, तो इसलिए सेटिंग करनी है। अब सेटिंग तभी हो सकती है जब उसकी दोष समकता हमें मालूम हो, दूसरा कोई भी आधार नहीं है आपके पास इसको काम करवाने का। वासा कफ पित्त सामक है या पित्त कफ सामक है, वात प्रकोपक है, और वातस्काश में आपने दे दिया, तो क्या करोगे आप? जो ये
आप बहुत सारी व्याधियां देखते हो कि इसमें वासा काश में यूज होता है, तो सारी काश में नहीं यूज होता। इसको दिमाग में बैठा लेना बेटा। वासा की फलश्रुति में आया है, काश श्वास में लिखा हुआ है या हिक्का में लिखा हुआ है। वो तभी यूज होगा जब उसकी दोष समकता आपको मालूम होगी। वातस्काश में दे क्या? वातस्काश तो कपित्त समक है, तो वातस्काश में दे ही नहीं सकते हो। तो वातस्काश में नहीं दे सकते, पित्त कफ या पानक बना लिया, जैसे आपने कल वासा पानक बनाया, तो आप तब दे सकते हैं, उसमें मधुर रस ले आया, वैसे नहीं दे सकते। तो दोष समकता आपको चिकित्सा में जब तक नहीं आएगी, टंग पे नहीं होगी। जो कॉमन औषधियां हैं, सतावरी है, हम आंख बंद करके दिए जा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? उलेठी है, कौन सी दोष समकता है हमें नहीं मालूम। इसलिए इन सभी जो सामान्य औषधि 10 से 15 हम अपनी क्लिनिक में एकल यूज करते हैं। इसी तरह से गुग्गुल आदि है, गुग्गुल का हमें मालूम नहीं, कैसर गुग्गुल कहाँ यूज करना, क्या दोष समकता है, सिंगनाथ गुग्गुल क्या दोष समकता है, क्योंकि हमें द्रव्यों का पता नहीं। अग्नितुंडी वटी है हमारे पास जो है चित्रकादी वटी है, हमारे पास संजीवनी वटी है, ये सब अग्निवर्धक है, सब आम पाचक है। बताओ कहाँ कौन सी यूज करें? हमारे पास नागर है, शुंठी है, बताओ कैसे यूज करें? तो जब तक आपको संजीवनी वटी में क्या पड़ा है नहीं मालूम, अग्नितुंडी में क्या पड़ा है नहीं मालूम, तब तक आप नहीं यूज कर सकते। अग्नितुंडी में कुचला पड़ा हुआ है, कुचला को आप बीपी के पेशेंट में नहीं यूज कर सकते। तो इसलिए, और ये सब जो औषधियां हैं, सब व्याधि का बल कितना है? अल्प बल है। चित्रकादी ले लो, और चाहिए नागर है, शुंठी का जल ले लो, शुंठी जल से पूरे दिन लो आप उसको, अगर अमच व्याधि है कोई तो। और बढ़ा हुआ है। अब गर्मी के दिनों में आप दीपन पाचन के लिए संजीवनी यूज करके देखो, तो देखो क्या होगा। और कहीं पित्त में आम आ गया, संजीवनी दे दी, तो देखो क्या होगा। तो तुरंत जो है आपको शीत पित्त उदर जैसे लक्षण आ जाएंगे। त्वचागत जो रस धातु का आम था, रक्त में चला जाएगा, और रक्त के लक्षण आने वाले, तीक्ष्णता बहुत ज्यादा है इसकी। तो इसलिए औसत का बल क्या है, व्याधि का बल क्या है, अगर इसको अलग अलग नहीं करोगे तो प्रवाल है, भस्म, प्रवाल पिष्टि है और चंद्रगुरु प्रवाल पिष्टि है, कहाँ यूज करना? बड़े हथियार से छोटे व्यक्ति को, एक चींटी को मारना है तो एटम बम नहीं गिराना। आचार्य चरक जी ने कहा है कि अगर हमारी अल्प व्याधि हुई, अल्प बल वाली, और उसमें अगर आपने उससे अल्प औषधि यूज की तो कोई काम नहीं होने वाला। और व्याधि हमारी बड़ी हुई और उससे कहीं ज्यादा आपने ज्यादा का मतलब ये नहीं है, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि कितने बल की है व्याधि। वो डिपेंड कैसे करेगा? आप कहोगे आपकी व्याधि बल कैसे देखें? व्याधि के जो लक्षण हैं, एक व्याधि के अम्ल पित्त के दग लक्षण हैं। आविपाक मान लो, क्लम उत्क्लेष्टित गर्व, तो 10 लक्षण का मतलब किसी में अगर 8 लक्षण मिलेंगे उत्तम बल व्याधि है, किसी में 6 मिलेंगे, 5 मिलेंगे मध्यम बल है, किसी में 3 मिलेंगे वो क्या है? अल्प बल है। यहाँ से देख लिया व्याधि, इसी के अनुसार आपको यूज करना है। प्रवाल भस्म है, हल्का मुल्का पित्त सामत करना है, वहाँ यूज कर लो। प्रवाल पिष्टि है, थोड़ा और बल है, वहाँ यूज कर लो। चंद्र प्रवाल, क्योंकि शीतलता बढ़ती जा रही है और पित्त समकता उसकी बढ़ती जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत बेसिक बता रहा हूं आपको। ये नहीं समझ पाओगे तो सिद्धांत कहीं भी लगा नहीं पाओगे। द्रव्य अगर आपको नहीं मालूम, आपको यही मालूम नहीं कि गुग्गुल कहाँ यूज करना, सतावर एकल औषध कहाँ यूज करना, भस्मों की दोष समकता नहीं याद है, रस औषधियों की दोष समकता नहीं याद है, यूज कैसे करोगे आप? बात चिंतामणि कौन सी दोष समकता, योगेंद्र रस कौन सी दोष समकता, ये मालूम होनी चाहिए आप, तब जाकर के आप यूज कर सकते। एक एक चीज दिमाग में होनी चाहिए। और मैक्सिमम आपके ये भी याद करने की कोशिश करो कि इसमें कौन सा द्रव्य ऐसा है जो मेन द्रव्य है, और उसको कहाँ लेना कहाँ नहीं लेना, ये भी बहुत जरूरी है। अब कुचला पड़ा हुआ है, बीपी का पेशेंट है, अग्नि बढ़ाने के लिए आपने दे दिया उसको,
वो कहने लगा सर दवाइयाँ चलाई, आपने बीपी बढ़ गया, मुझे हेडेक और हैवीनेस और आने लगी सर में। बीपी देखिए कितना हो रहा है, बीपी बढ़ा हुआ है, पहले 140 नोट किया था, अब 160 नोट कर रहे हो आपकी दवाइयाँ के बाद। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए ये औसत मार्ग है, इसमें मैं सिद्धांत भी लूंगा कि औसत मार्ग कहाँ से औषधियों को पहुंचाया जाए। बहुत सारे मार्ग हैं, अभी मैं थोड़ा इस पर डिस्कस करूंगा। टाइम नाश्ते का तो नहीं हुआ है, देखिए जरा। तो औसत मार्ग है, औसत मार्ग का मतलब समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है। कहाँ से औषधि ले जानी है, जिब्या के नीचे से ले जानी है, नस्ल से ले जानी है, बस्ती से ले जानी है, त्वक से ले जानी है, कहाँ से, शिरा प्रदेश से ले जानी है, कट करके ले जानी है, कैसे ले जानी है, ये मैं दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट, ये औसत मार्ग है बेटा। औसत मार्ग का मतलब ये है इसमें कि हमारी कल्पना कितनी दी हुई है, 5 कल्पनाएं, 6 है कि 5? सब क्या है, बल आधिक्य, यथा पूर्वम बल आधिक्य। तो हमारा बल कैसा है वो उसके ऊपर, और ना तू एवं खलु सर्वाणी सर्वत्र उपयोगिनी भवंती। तो सभी कल्पनाएं सभी जगह नहीं जाएंगी, ठीक है। नीचे देखिए क्या लिखा है चक्रपाणी जी ने इसी की टीका में, ना चा अति अर्थम दुष्ट भेषज से प्रयोग इष्यते, कि जो रोगी को इष्ट नहीं है वो कह रहा है काढ़ा हम नहीं पी सकते, तो हम जबरदस्ती काढ़ा नहीं पिलाएंगे। आप कल्पना दूसरी बना के देंगे, इष्ट करना पड़ेगा उसके लिए कि क्या ले सकता है। बच्चा नहीं ले सकता काढ़ा, तो उसको हम पानक बना के पहुंचाते हैं, शहद मिला के पहुंचाते हैं, ठीक है। तो क्या इष्ट है ये रोगी के अनुसार। हम ये नहीं कहेंगे नहीं काढ़ा पीना ही पीना है, वो नहीं पिएगा, चला जाएगा आपके। तो ये क्या अच्छा है? नहीं अच्छा है। तो इष्ट बनाना है भेषज को। नेक्स्ट, ये देखिए बेटा, युक्तिज्ञ जो है, युक्तिज्ञ सबसे श्रेष्ठ हमारा जो है वो सभी प्रमाणों में युक्ति सबसे श्रेष्ठ है, चिकित्सक है वो। चिकित्सा में युक्ति नहीं। बहुत सारे लोगों ने कल चित्रकारी बनाई, कुछ बच्चों के ग्रुप ने सेब दिया, 3 सेब दिए उसके, एक उसको दबाया, एक उसको टैबलेट फॉर्म जैसी बनाई, उसकी इंजेक्शन में भरा और उसको निकाला दबा करके सिरिंज में भर कर। तो ये युक्ति थी प्रेजेंट करने की। एक गोल बनानी है तो गोली दिमाग में आ ही सबको। कुछ बच्चों ने नारिकेल लवण बनाया, एक ग्रुप ने, अभी मैं उसका भी बताऊंगा कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है। एक ग्रुप ने थोड़ा सा लेकर के पुट भी दे दिया। अभी उससे पूछा जाएगा उस ग्रुप से पुट कैसे दिया, आप लोगों के सामने रखूंगा। युक्ति है, ठीक। तो युक्ति श्रेष्ठ है, तो इसलिए जो युक्ति का प्रयोग करेगा वो श्रेष्ठ वैद्य कहलाएगा। छोटी औषधियों से बड़ा काम कर लो आप, ठीक। बहुत सारे लोगों को खर्राटे आते हैं, ठीक। पूछते हो क्या किया जाए, तो सुंठी की पोटली बना के अगर आप उसको सूंघो 3 से 4 बार, खर्राटे धीरे धीरे चले जाएंगे। चिकित्सा के ये मुख्य घटक है जहां हम ध्यान थोड़ा कम देते हैं। और कोई भी स्पीकर या कोई भी वक्ता या कोई भी चिकित्सक जो माइक पे यहाँ पोडियम पे होता है, हमें केवल यही सुनना होता है कि सर ये बता दीजिए पार्किंसोनिज्म की क्या चिकित्सा है, थायराइड की क्या चिकित्सा है, बस लिखा दीजिए सर 2-3 दवा, वही जिंदगी भर मैं करता रहूं। ये पूछने का तरीका ही एकदम गलत है। दमनिया सर के सामने कभी भी पूछेंगे आप तो इस तरह से नहीं पूछ सकते। पूछेंगे तो टर्मिनोलॉजी आयुर्वेद की ही होगी। सबसे पहले आम है, रोगा सर्वे अपनी मंदो। तो ये क्या है, वाग्भट जी ने क्यों कहना पड़ा? 6वीं से 7वीं शताब्दी में उन्होंने कहना पड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि अब बुद्धि कम हो रही है, आयु कम हो रही है,
चरक जी, सुश्रुत जी के बाद वाग्भट जी की जो टीका है ना बेटा, अरुणदत्त जी की टीका पढ़ो तो बहुत छोटे छोटे शब्दों को भी उन्होंने टीका दे रखी, क्योंकि उनको मालूम था कि आने वाली जनरेशन मूर्ख होने वाली है, अल्प बुद्धि होने वाली है, अल्प आयु होने वाली है, इसलिए उनको और छोटा छोटा करना पड़ा। इसीलिए वाग्भट जी को कहना पड़ा रोगा सर्वे अपि क्या है, क्या है? तो मंदग्नि, मंदग्नि का मतलब जैसा इन्होंने अभी कहा कि आम से उत्पन्न होगी व्याधि, साम और निराम, बिना देखे हुए चिकित्सा जो करेगा वो कभी भी सफल नहीं होगा, अंधेरे में तीर मारने जैसा ही होगा। तो अगर आम का लक्षण कितने लोगों को आता है जो सुना सकते हैं? यहाँ पे हाथ ऊपर करें। अब देखो कितने चिकित्सक बैठे हुए हैं, उनको आम का लक्षण नहीं याद है। नहीं याद है, पूछोगे क्या, देखोगे क्या? हाँ, क्या देखोगे बताओ? आम देखना है, एक रोगी बैठा है, पूछो उससे क्वेश्चन, क्या पूछोगे? कैसे जानोगे आम है? कोई और तरीका है? नहीं है। तो वाग्भट जी ने कहा है सोतो अरोध गौरव अनिल मूढ़ता हालस्य अपक्ति निष्ठ्यो मलसंग अरुचि गलमा। कोई भी रोगी आए, ये 10 लक्षण पूछने ही पूछने हैं। कोई रोगी आए तो टिक लगा लो, 8 लक्षण है, उत्तम आम, उत्तम व्याधि बल, 6 है मध्यम, 3 है अल्प। ये नहीं पूछे तो आम का पता लगाने का और कोई तरीका है नहीं। अष्टविध नाड़ी परीक्षा भी है आम का परीक्षण करना, लेकिन जब से कमोड आ गई बहुत दिक्कत आ गया। अग्नि का पता लगाने के लिए केवल मल परीक्षा है जो डायरेक्ट अग्नि बता सकती है। अष्टविध नाड़ी परीक्षा में मल परीक्षा अग्नि बताती है। अब वो मल परीक्षा भी हम नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि कमोड में बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहां जा रहा है, कुछ पता नहीं है। इंडियन टॉयलेट में थे तो वो हमारा वो कई मामलों में, हर मामलों में बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मर्म दबता है, क्योंकि प्रेशर नी का पेट पे आता है, क्योंकि उससे प्रेशर बनता है। अगर अल्प आपको थोड़ा सा भी कॉन्स्टिपेशन है और चेयर पे जाके बैठ जाओगे तो वो कुछ नहीं होने वाला, उसमें चेयर है वो। इसीलिए फॉरेनर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हम बचपन में सुनते थे, बड़ा टाइम सदुपयोग करते हैं ये तो यार, बड़ा पढ़ाई करते हैं, हमसे तो बहुत आगे हैं। अरे हमारे यहाँ टाइम नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने का उनके। क्यों? क्योंकि मैदे का सेवन करते हैं वो लोग। सब कुछ जो है उनका ब्रेड है, बंद है, सब मैदा ही मैदा है। वेल खाना है नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ उनका मैदा ही। तो जो मैदा खाएगा पिछल गुण युक्त, वो आधा घंटा बैठेगा ही बैठेगा, लाएगा, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट आएगी ही आएगी उसके। कैसी आएगी? वेग आएगा ही नहीं, क्योंकि पिछल गुण युक्त है, धीरे 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 आएगा, बैठे रहे, और वो भी फ्रेश नहीं होगा वो। तो इसलिए जो है हमारा जब से कमोड आया है, मल परीक्षा करना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। हम नहीं तो पूछ लेते थे, अभी भी पूछना पड़ता है इंडियन टॉयलेट है या वेस्टर्न है। इंडियन है, अच्छा लैट्रिन पॉट में चिपकती है? एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाँ सर चिपकती है। कब प्रकृति का कोई भी व्यक्ति आपके पास आए, आप उससे नाड़ी पे हाथ भी मत रखो और ये बोल दो कि मल की प्रवृत्ति आपकी पॉट में चिपक रही है, देखते ही बोल दो, वो कभी भी नहीं कर पाएगा अगर इंडियन टॉयलेट में है तो। जब तक कफ प्रकृति को कफ है, आम तुरंत बनेगा। जो दोष उसमें प्रोमिनेंट है वही प्रोमिनेंट व्याधि उसमें होने वाली है, ऐसा 90% केसेस में देखेगा आपका। तो कफ अभी बैठा नहीं है, पित्त अभी बैठा नहीं है, वायु अभी बैठा नहीं है। आप बता सकते हो उसको अजीर्ण में वातज बैठेगा, बोल दो। नाड़ी पे भी हाथ मत रखो, बोलो उसको कि वातज अजीर्ण के जो लक्षण है उसको बोलो, बोलेगा। पूछो उससे कि मल कभी ठीक होता है, विषम अग्नि है, कभी ठीक होता है, कभी कठिन आता है, वो बोलेगा। पूछो उससे गैस बनती है, बोलेगा। पूछो उससे कि कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती, विषम है, बोलेगा। अभी कुछ नहीं किया आपने उसको,
छुआ नहीं, केवल देखा है, और देखा भी अंदर नहीं है, अपने स्क्रीन में देखा है। स्क्रीन में बाहर रोगी बैठा हुआ है, आपको मालूम चल गया ये कौन है और चिकित्सा क्या करनी है, दोष मालूम चल गया आपको। 3 बैठे हुए हैं, तो जब जो सबसे ज्यादा हाथ पैर चलाएगा वो वाताजी होगा, चल गुण है। इस तरह ही नहीं, आंख चलेगी, हाथ चलेगी, पैर चलेगा, उठेगा, बाहर जाएगा, मोबाइल निकालेगा, कुछ करेगा। पित्तज में धैर्य नहीं तो काउंटर पे आ जाएगा। ये कैसे चलेगा, इनका तो लिखा नहीं यहाँ पे नाम, ये पित्तज है। कफज कहेगा चले जाओ, तुम ही चले जाओ, मुझे स्थिर गुण में थोड़ा सा एसी में बैठे रहने दो। बाहर से भी हमने कुछ देखा ही नहीं बेटा, स्क्रीन पे देख लिया बस। ये ब्यूटी केवल और केवल आयुर्वेद में है, केवल आयुर्वेद में बेटा, कि जो ये बता सके रोगी अभी अंदर नहीं देखा आपने और सब कुछ बता दो। आमाजीर्ण है, उससे बोलो कमर में आपको अकड़न है, बोलो। चरक जी ने क्या लक्षण दिया है अजीर्ण का गृहिणी निदान में, कौन बताएगा? मामला बहुत अच्छा नहीं है। हाँ बताओ, अजीर्ण में लक्षण बताओ चरक जी का। हाँ बताइए, गुड। भ्रमा, मूर्छा, कटी, ग्रह। एक बार क्लैपिंग करिए आप भ्रू के लिए और जोर से आवाज निकालिए तालियों से। ये जो कटी ग्रह है ये क्या है? ये जो अजीर्ण के समान लक्षण है, इसमें वात भी है, पित्त भी है, कफ भी है। आगे फिर कह रहे हैं एक एक दोष मिलाएंगे। अम्ल पित्त का वर्णन यही किया उन्होंने। जब पित्त से संसर्ग होगा तो अम्ल पित्त बन रहा है, आम जब पित्त से संसर्ग हो रहा है। इसके पूरा श्लोक याद है आपको? जरूर। हाँ, अजीर्ण तस्य लिंगम अजीर्णस्य विष्टम्रात असदनम तपा। यहां देखो बेटा कटी ग्रह है, ये कटी ग्रह कैसे आएगा? तो बिना अजीर्ण के कटी ग्रह नहीं। नाड़ी पे हाथ भी नहीं रखा अभी हमने, बैठा वो ये कफज वाला तुरंत बोल दिया कि कमर में आपको, लेडीज है, फीमेल है, अभी वो बैठी नहीं, कफज है, मोस्टली कफज। आप बोल दो सफेद वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, आपको वाइट जो है वो पानी की शिकायत है या ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम है, पूछ लो, देखो हाँ ही बोलने वाले हो। एक लिमिटेड एज में, चतुर्ला 17 साल से लेकर के 34-35 साल तक, पूछो उससे, कटी ग्रह मिलेगा, आम के सारे लक्षण मिलेंगे। क्योंकि जो श्राव है वो मल रूप आम है, और रस का मल क्या है? रसाग्नि मांद है और उसका मल है कफ, और अति श्राव है दोषोतो दृष्टि। तो रसाग्नि मांद जैसे त्रिकटु उठाओगे वैसे ही वो देखो कफज होगा तो तुरंत देखो रिजल्ट देगा आपको, और सारे आम के लक्षण मिलेंगे। अभी रोगी बैठा नहीं, अभी रोगी की नाड़ी भी नहीं देखी, तो भी आप बता सकते। ऐसे बहुत सारे जो है प्रकृति, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आतुर के अंतरात्मा में अनुप्रवेश करना है तो अगर प्रकृति के मास्टर बन जाओ आप और मैं आपका गुरु बन जाऊं, ठीक? तो मुझे लगता है, क्योंकि मैं ही गुरु बनूं, नहीं हो सकता है मुझसे भी अच्छे लोग हों, लेकिन सामने हूं तो बोल सकता हूं। थोड़ा कार्य इसमें बहुत ज्यादा किया है मैंने बताया ना कि गाड़ी देख करके, मकान देख करके, कपड़े देख करके, गिफ्ट देख करके, हेलमेट देख करके, कुछ भी देख करके उसकी प्रकृति बताई जा सकती है कि ये किसकी है। कुछ भी देख करके उसका साथ में डॉगी कौन सा है उसकी प्रकृति देख लो तो भी बता दोगे। कुत्ता छूट गया बाहर, बता दोगे मालिक कौन सा है इसका, कैसा होगा। अभी गए नहीं हो अंदर, आप जानते नहीं हो। मैंने बताया ना, फोन से मैं बता देता हूं बेटा। हस्बैंड की बात हो रही है, वाइफ की बता दूंगा, और दोनों से बात हो जाएगी, बेटे की बता दूंगा। वाइफ हस्बैंड आएंगे तो पति की बता दूंगा। ये सब मालूम चल जाता है। थोड़ी सी युक्ति की जरूरत है, बस थोड़ी सी युक्ति। तो इसलिए प्रकृति जान जाओगे जिस दिन, उस दिन आपका दोषज प्रकृति है बेटा। मूल प्रकृति केवल जन्म के समय ही मालूम चल सकती है। ये दोषज है, चेंज होती रहेगी।
लेकिन मोस्टली क्योंकि हो सकता है एक व्यक्ति पतला दुबला था, बहुत ज़्यादा स्नेह का सेवन किया, अब वो स्थौल्य हो गया, लेकिन वातज के जो गुण हैं वो तो रहेंगे। तो स्थौल्यता देख के तुरंत हम कफज कर दें, लेकिन ऐसा रेयर होता है। तो रेयर की तो ज़्यादा बात ही नहीं करनी, पहले तो ज़्यादा जो है उसकी बात करनी, ठीक। और अभी तो ये शारीरिक प्रकृति बता रहा हूँ, मानसिक सोचो कैसी बता सकते हो आप, ठीक। मानसिक कुछ भी बता सकते हो। कफज प्रकृति मिल गई तो उत्तम प्रकृति कही गई है, ये श्रेष्ठ प्रकृति कही गई है। क्यों कही गई है? वातज प्रकृति में रुक्ष है, पित्त प्रकृति में ईशत पित्त है, और कफज में स्नेह है। बिना स्नेह के कोई प्रेम किसी से होने वाला नहीं है। वात प्रेम कैसे कर सकता है जहां स्नेह नहीं है? बताओ। स्नेह का शब्द का अर्थ ही प्रेम है। कैसे बॉन्डिंग हो सकती है? पित्त में इतना स्नेह है, ईसद स्नेह, अल्प स्नेह 15-20%, कफ में स्नेह है, पूरा चुंबक है, वो बल ज्यादा है उसका। तो जन्म पत्री जान जाओगे तो जो अरिष्ट दिया हुआ है वो भी बता दोगे आप। 3 दिन में मर जाएगा, 30 घंटे में मर जाएगा, 24 घंटे में मर जाएगा, 2 दिन में मर जाएगा, 30 दिन में मर जाएगा। एक वैद्य हुए बेटा पंजाब साइड में, उनका नाम है, उन्होंने नाड़ी तत्व दर्शन लिखा है। किसी को याद है उनके राइटर का नाम? नाड़ी तत्व दर्शन। राइटर मुझे याद नहीं आ रहे हैं, आप नेट में देखेंगे। वो दूत नाड़ी वैद्य थे। क्या थे? दूत नाड़ी वैद्य। घर में पति गया वैद्य जी के पास, पत्नी बीमार है, नाड़ी पत्नी की देखते थे, वो पति के बारे में बताते थे ना। पति गया तो पति की देखेंगे, पत्नी के बारे में बताएंगे, पत्नी गई पत्नी की देखेंगे, पति के बारे में। मतलब एक सदस्य जो घर का जा रहा है, उसका बेटा गया तो जो बीमार है जिसके बारे में पूछेंगे उसके बताएंगे वो। दूत नाड़ी वैद्य बोलते हैं इनको। आपने अपने उसमें देखा होगा, बहुत जगह दिखाते हैं कि हमारा जो रानियां होती थी उनकी नाड़ी देखी, टच तो कर नहीं सकते थे, राजा के अलावा कोई टच नहीं कर सकता था। तो बीच में कर्टन लगता था, धागा इधर से वैद्य जी को दिया जाता था, यहाँ कलाई में बांध कर, और उसकी पल्सेशन से वो सब कुछ बताते थे। ये आयुर्वेद की ब्यूटी है। कोई भी MRI, कोई भी CT स्कैन, कोई भी पैथो बता दे इस तरह से, लेकिन हमें गर्व नहीं होता आयुर्वेद। हम आयुर्वेद को ये सोचते हैं इमरजेंसी में काम ही नहीं करती। SpO2 जीरो का, पूछो दमनिया सर के यहाँ जो बच्चे हैं, जीरो को चला करके दिखाया उन्होंने। सोच सकता है आदमी? सोच सकता है? नहीं सोच सकता। बोलते हो इमरजेंसी नहीं है आयुर्वेद में। सर कह रहे थे, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं भी कहना चाहूंगा कि जहां वो खत्म होते हैं ना, वहां से हम शुरू होते हैं बेटा। इसका भान होना चाहिए, इसका अनुभव होना चाहिए, इसका हमें मालूम होना चाहिए। कोविड में वहां तक हमने काम किया जहां उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, उसको भी पीछे लेकर के आया। बहुत से कारण रहे, बहुत सारी मृत्यु हुई उसमें भी। सपोर्ट हॉस्पिटल का आयुर्वेद में ना मिल पाने के कारण। तो इसलिए हमारा इमरजेंसी कहीं भी काम कर लो, BP जा रहा है 60-40, बताओ क्या करेंगे वो? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। 2 बृहत्वा चिंतामणि विष्णुदुपटी, बढ़ा लो BP जितना बढ़ाना चाहो, मोड़ दो, बढ़ा लो जितना BP बढ़ाना चाहो, करके देख लो। किसी की हार्ट रेट जो है हमारी एकदम नीचे जा रही है, 60 रहती, 70 रहती, बहुत सारे कारण, दे दो स्टेरॉइड, बढ़ा लो, आप जहां तक ले जाना चाहो ले जाओ। ये इमरजेंसी है। और कोई एक व्याधि बता दो जो एलोपैथ से ठीक होती है, कोई एक व्याधि बताओ। माइग्रेन, चाहे हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड, चाहे गाउटी अर्थराइटिस, कोई एक बीमारी बताओ। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोई एक बीमारी बताए जो एलोपैथ से ठीक होती है। एलोपैथ में केवल मैनेजमेंट होता है, क्योर केवल आयुर्वेद में होता है बेटा। क्योर सभी आयुर्वेद के लिए बना हुआ है।
कोई बता दे एक व्याधि कोई एलोपैथ की जो ठीक कर दे। एक लगाते हैं पूरी लाइफ खिलाते हैं और हमसे कहते हैं देर में काम करती है आयुर्वेद। अरे हमने माइग्रेन को 3 महीने 4 महीने 6 महीने में ठीक कर दिया है, तो वो क्या है? उनसे पहले काम कर रहे हैं, वो पूरे जिंदगी खिला रहे हैं, पूरी जिंदगी खिला रहे हैं माइग्रेन की दवा, एपिलेप्सी की दवा पूरी जिंदगी खिला रहे हैं। वेग बढ़ता जा रहा है, डोज 1 टैबलेट 2 टैबलेट 3 टैबलेट 4 टैबलेट, एपिलेप्सी में 4 टैबलेट चल रही है बेटा। और एक टैबलेट के इसके साइड इफेक्ट देखो तो समझ में आएगा कि ये 4 के कहां जाएगा बच्चा। ये 4 केवल एक नहीं ठीक हुआ, दूसरा तीसरा चौथा, और वातज पित्तज कफज करो और ठीक करो अपस्मार, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए अपने ऊपर गर्व करना सीखो, प्राउड करना सीखो। जिस दिन ये आ जाएगा उस दिन ये खत्म हो जाएगा। लोग कहते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया, क्या करें? मुलेठी को लो, मिक्सी में चलाओ, उसको मथो, मथनी है तो ठीक, उसमें पढ़ लेना कितने मॉडर्न के अनुसार माइक्रो एलिमेंट है, क्या क्या सोडियम, क्या क्या जरूरत है उसको देखो, जा करके मत करके उसको अच्छी तरह से और पिलाओ। कफवर्धक है, बल्य है, अग्निदीपक है, इमरजेंसी में काम कर लो। जब तक ड्रिप नहीं काम करेगी उससे पहले आप काम कर लोगे। अभी कोविड में जो लोग मरे, ये ड्रिप, स्टेरॉइड और उनका आहार, यही 3 सबसे ज्यादा कारण थे। अगर डीप में देखोगे आप 3 कारण, स्टेरॉइड दबा करके चले, किडनी फेल्योर, आप किडनी डायलिसिस, एक के बाद एक बढ़ते चले जाओ, ऑर्गन फेल्योर, डेथ। तो इसलिए उस पर बहुत भागने की कोशिश ना करो। अब तो सब वैद्य बन गए ना, सभी वैद्य बन गए। कोई ऐसा है जो डॉक्टर बैठा हुआ है तो इधर आ जाए। कल मुझे बड़ी खुशी हुई जब वैद्यनाथ और डाबर वालों ने ये कहा आकर के मुझे कि सर इतने स्टॉल लगाए पूरे भारतवर्ष में, कहीं भी ऐसा नहीं मिला कि नाम के आगे डॉक्टर न लगा हो। और यहां जितने बच्चे गए किसी एक बच्चे ने भी डॉक्टर नहीं लगाया। ये हमारे इस कौशलम की सबसे बड़ी कमाई है। तो वैद्य में जिस दिन प्राउड फील करोगे बच्चे, ना कंफ्यूज आप रहोगे ना कंफ्यूज रोगी होगा, दोनों तरफ साफ क्लियर मामला होगा और रोगी आराम से आपकी तरफ। ये देसी चिकित्सक है, ये वैद्य जी है, आयुर्वेद वाले, सबको मालूम है। डॉक्टर में तो कंफ्यूजन वैद्य जी को भी है कि हम क्या कर रहे हैं, और रोगी को भी कंफ्यूजन है कि वो क्या कहां जाए, ये कौन से एमबीबीएस है या कौन है ये। और मैंने बताया है ना बेटा, कोई भी जितने भी लोग, कुछ वो लोग हो सकते हैं जीपी कर रहे हो, कभी भी क्रीम को टच नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, साइंटिस्ट, बैंक के कोई ऑफिसर्स किसी को टच नहीं कर पाएंगे कभी। जहां पैसे हैं वहां से कभी पैसे नहीं ले पाएंगे। 20, 30, 25, 40 हजार रुपया पानी की बोतल चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। ये कहीं भी कोने में बैठ जाओ, दूसरे दिन से कमाना शुरू कर दोगे 20,000, 15,000। लेकिन कोई भी आपके पास एमबीबीएस जीवन में नहीं आएगा। जैसे अपने अभी राजेश ठक्कर सर ने कहा, 200 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो एमडी, डीएम, गायनेकोलॉजिस्ट सब उनके पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं। क्या जीपी करने वाला डॉक्टर के पास ये लोग कभी जाएंगे? एक जीवन में नहीं देख सकता वो। तो क्या इसीलिए हमने चूज किया है इसको, आयुर्वेद को, कि पहले से ही 2 नंबर पे हो जाएं या 3 नंबर पे हो जाएं। मिडिल क्लास का व्यक्ति आपके पास आएगा तो ये नहीं कहेगा कि डॉक्टर साहब ये जो है दवा जो है आप एलोपैथ लिख रहे हो। वो क्या कहेगा मालूम है? हमने तो इसलिए आए थे आपके पास कि आप आयुर्वेदिक हो। ये तो हम पहले से करके आ रहे हैं। और आज लोगों को मालूम चल गया है कि ये पेन किलर क्या है। ये कोविड ने हमें 50 साल आगे किया है। कितना? 50 साल आगे किया है। तो हमें कोविड को थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक्स कोविड, 50 साल आगे किया है। आज ये घर घर में चाय छोड़ करके लोग काढ़ा पी रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आज जो एलोपैथिक के बारे में लोगों को नजदीकी से देखा है, जो हॉस्पिटल गया वो आगे बढ़ गया, पीछे कोई नहीं आया है। 15,000, 20,000, 40,000, 40 लाख ये उनका बिल बना। ना वो प्रधान जो घर का था, जो इंजन था वो बचा, और ना घर की जो कमाई थी वो बची। दोनों साथ में चले गए।
और जो भी आयुर्वेद में आया वो सिलेंडर वाला आगे जो है हमारा बाईपैप पे नहीं गया, बाईपैप वाला वेंट पे नहीं गया, वेंट वाला एक्मो पे नहीं गया, कोई आगे बढ़ा ही नहीं बैक होने के सिवाय। ये मेरा अनुभव है, ऐसा अनुभव बहुत सारे लोगों का है।